एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अनिल कुमार गुप्ता जी। अनिल जी 1979 बैच के आईएएस हैं और अब तक 37 साल की सेवा दे चुके हैं। वो पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, औद्योगिक विकास के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, अनेक जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आज हम उनसे जानेंगे और वर्तमान में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन हैं। इसके साथ एक और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो हम उनसे इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद। आप सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस हैं, 37 साल आपने सर्विस की, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बताइए। देखिए, सेवा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ संतुष्टि दी है। 1989 में इसी जुलाई के महीने में 11 जुलाई को जब हमने सेवा प्रारंभ की थी तो आईएएस के बारे में जो सुना था और जो कार्य करने की दक्षता और जो स्कोप ऑफ वर्क था उसको हमने धीरे धीरे शनै शनै आगे देखा और 37 साल के अनुभव में मैं ये कह सकता हूँ मुझे पूर्ण संतुष्टि है। और जन सेवा और प्रदेश के विकास की में सेवा की जो भूमिका सुनी थी वो मैंने पाई कि कितनी बड़ी रहती है और हम लोगों ने उसमें अपना हृदय से योगदान दिया और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ कि ये सेवा एक जो मैंने ज्वाइन की और आज इस फीलिंग के साथ बैठा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे बहुत अवसर मिले और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके साथ लगती है, जो आपको सबसे सेटिस्फाइड चीज लगती हो, आपको लगता है ये मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, वो क्या हो? देखिए, इस सेवा में आपको तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में, उपलब्धियों के रूप में, परिलब्धियों के रूप में हो सकता है कि निजी क्षेत्र से आप अगर तुलना करेंगे वो न मिलता हो, लेकिन आपको कार्य करने में जो विवेक का प्रयोग इस सेवा में करने का अवसर है वो किसी में नहीं है। अगर जिलाधिकारी के रूप में अपने जिले में आप कुछ चीज योजनाएं चलाना चाहते हैं, कुछ योजनाओं पे अत्यधिक बल देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप किसी दृष्टिकोण से विकास की गति को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। और आपकी जो सामान्य जनता है, आज भी मैं कहूंगा उसके हृदय में आईएएस के प्रति अभी विश्वास है। ठीक बात है, आपने ठीक कहा, क्योंकि चाहे प्राइवेट कंपनी के सीईओ हो, चाहे जितनी लाखों की सैलरी पाते हो, लेकिन एक आईएएस के पास जो पावर होती है, जो एंजॉय करता है, वो उनके पास नहीं होती है। हाँ, पावर एंजॉय करने की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कार्य करने की जो एक गुणवत्ता है, जो संतुष्टि अंदर से एक मिलती है कार्य करने की कि मैंने ये कार्य किया। उदाहरण के रूप से मैं पहली बार एक जिले में गया तो मैंने कहा यहाँ पर पार्क जितने हैं बड़े खराब स्थिति में हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए और जनता का सहयोग लिया, एनजीओस का लिया, मैं ये कर सका। एक स्थान पर मैं गया जिलाधिकारी होके, वहां पर एक किला था, किले के नीचे बहुत बड़ा स्थान था जिसको मैंने एक सार्वजनिक उपकरण बीएचईएल के तत्कालीन एमडी से बात करके एक मूर्तियां लगवाई। जैसे चंडीगढ़ में नेकचंद पार्क है, वहां कांच की मूर्तियां लगी हैं, तो आयरन स्क्रैप की मूर्तियां लगाई। मुझे उससे बड़ी संतुष्टि मिली कि पूरे पार्क में मैंने ये मूर्तियां लगवाई जिसको बच्चे और स्कूल के टूर लगने लगे कि बच्चे जाते थे, वो देखने जाते थे। किसी विकास को क्या गति देनी है, किस दिशा में देनी है, ये विवेक हमारे पास रहा और उसको जब अब हम जाते हैं देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम पूछते हैं, वहां के लोग आते हैं कि भाई उसकी क्या स्थिति हमने बनाया था, अगर वो बताते हैं साहब आज भी वो मेंटेन्ड है, आज भी आपने जो कार्य शुरू किया था वो इतना आगे बढ़ गया, आपके बाद लोग आए उसको और बढ़ाया, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप फैजाबाद में कमिश्नर रहे थे तो उस समय शिलादान का एक बड़ा वो था, क्या थी पूरी घटना? देखिए, वर्ष 2002 में एक आह्वान हुआ था कि पूरे भारतवर्ष से तमाम लोग अयोध्या आएंगे और वो कूच करेंगे और जो विवादित स्थल है वहां जाएंगे और वहां पर शिलाएं लेके जाएंगे, वहां रखेंगे, जिससे उस स्थल पर एक निर्माण कार्य संपादित होगा। लेकिन सूचनाएं ये थी कि वहां पर ये कार्य करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा जो आयुक्त फैजाबाद होता है
वो भारत सरकार के अधीन रहकर इस कार्य के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप वो रिसीवर का काम भी करता है। तो जब ये ऐसा आभास हुआ कि शांति व्यवस्था भंग होगी, तो वहां पर 50,000 से ऊपर लोग आ चुके थे। उनको वापस भेजना, करीब 10,000 का सुरक्षा बल था वहां पर, लगभग 25 डीआईजी थे, 50 से ऊपर एसएसपी थे और 5-6 आईजी रैंक के अफसर थे, 1-2 एडीजी रैंक के थे, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। उनका कमांड संभाल के सब लोगों को वापस भेजना और उस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक न होने देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें ये हमें ये भी लोगों ने कहा, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि जीवन को खतरा है। तो ये सब होते हुए करीब लगभग 15-16 दिन इस प्रकार की कार्रवाई चली। सबको शांतिपूर्वक हम लोगों ने अपने अपने घरों पर भेजा। उसी बीच में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, जो ट्रेन थी वो फैजाबाद अयोध्या के लिए ही आनी, ठीक है। तो उन परिस्थितियों में उसको संभालना, करना, और अगर उसका परिणाम देखें तो ये देखना कि शांतिपूर्वक हुआ, एक लाठी भी कहीं नहीं चली और किसी को कोई चोट कहीं नहीं आई और सब लोग वापस अपने अपने गंतव्य पे चले गए। आप प्रमुख सचिव गृह भी रहे, काफी लंबे समय तक प्रमुख सचिव गृह रहे, तो आपके समय में लोकसभा चुनाव भी हुआ। एक बहुत बड़ा पर्व है, देश का बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें लगी रहती हैं उत्तर देश के चुनाव पर। तो कैसे संपन्न करें? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था लोकसभा में उत्तर प्रदेश का, जिसमें आप अवगत होंगे कि सारे राष्ट्रीय जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, उनके सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे थे, घूम रहे थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे किसी राज्य के, वो भी यहीं पे घूम रहे थे। कोई भी दल ले लें आप, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कन्वेंसिंग कर रहे थे। हमारे सामने 2 चैलेंज थे। एक ये था कि इनकी सुरक्षा को लेकर कोई खामी ना हो, दूसरा जो ये जनसभा करेंगे उसमें कोई उपद्रव, कोई इस प्रकार की घटना ना हो जिससे भगदड़ हो। तीसरा ये था, हमें जो डायरेक्टली हमारा नहीं था, वो ये था निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में हमें केंद्रीय बल पर्याप्त मिले और हम इस तरह उसकी योजना बनाएं कि एक चुनाव के फेज में और दूसरे चुनाव के फेज में जो पुलिस बल है वो इस प्रकार से शिफ्ट होता जाए और उनको पर्याप्त समय मिले, थकावट ना हो, जिससे अगली चुनौती के लिए वो तैयार हों। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी भारत निर्वाचन आयोग के साथ, वो इस प्रकार हम लोगों ने प्लानिंग की कि सीमित पुलिस बल जो हमें उपलब्ध था उसी को हम ऐसे मोबिलाइज करके सब जगह लगाएं कि ये कार्रवाई निर्विघ्न हो जाए। और आपको अगर याद हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण था और अंतिम जो छोर है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो अंतिम था। 7 चरण में चुनाव हुआ, तो उसको ऐसे शिफ्ट करते रहे और जैसे जैसे जिस चरण का चुनाव आगे आता था, सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक दल, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वो मूव कर जाते थे। कभी कभी ये होता था, एक जिले में सुबह एक की सभा है, शाम को दूसरे की है, स्थान अलग अलग हैं, उनकी सिक्योरिटी भी देखना था, उनका मूवमेंट देखना था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और मुझे आज ये कहने में संतोष है कि एक भी घटना, एक भी असामयिक मौत, किसी पुलिस, कोई झगड़ा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं यूज हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। पूरे 7 चरण शानदार तरीके से, हम लोग गवाह हैं उस बात के कि बहुत शानदार तरीके से चुनाव। लेकिन उसी बीच एक और अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था और उसमें कैंप लगे हुए थे, तो कुछ बच्चों के उसमें की डेथ की खबर आई थी और आपका एक बयान, बहुत ही चर्चित बयान हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि अगर ठंड से मौत होती है तो साइबेरिया में आज कोई जिंदा ही ना रहता। देखिए, वो जो राइट्स हुए थे, जिसको आप राइट कह रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर मेरे आने से पहले थे। मैं उसके बाद तैनात हुआ प्रमुख सचिव गृह के रूप में। जब मैं वहां तैनात हो गया था
तो ये कैंप मुझे विरासत में मिले थे। हमारी चुनौती थी कि ये कैंप्स में जो हमारे भाई लोग रह रहे हैं वो अपने अपने उनमें असुरक्षा की भावना ना रहे और वो घर चले जाएं। प्लस जब वो कैंप्स में जितने समय रह रहे हैं उनको एक जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए वो उनको उपलब्ध रहे, तो वो सब थी। किसी ने मुझसे कहा था उस समय, तो मैंने यही कहा था कि जो किसी का देहांत होता है, एक होता है उसका प्राइमरी कॉज और एक होता है सेकेंडरी कॉज। गर्मी या जाड़े से इससे किसी की डेथ नहीं होगी, उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से होगी। वो शायद समझने में वो बात नहीं आई। अगर कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही है, उससे अगर लू लग जाएगी तब हो सकती है कोई बीमारी हो, कोई इवन फैटेलिटी हो जाए। जाड़ा हो रहा है, उससे आपको निमोनिया हो गया, आपको कोई और बीमारी लग गई, उससे हो सकती है, होता भी कुछ भी हो सकता। मेडिकल टर्म्स में आप उसको डेथ का कॉज बताएंगे, बट अगर टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो जाए और आप कपड़े पहने हैं या कंबल ओढ़े हैं तो आपकी डेथ टेम्परेचर कम होने से नहीं होगी। श्रीनगर में या पहलगाम में, शिमला में, नैनीताल, सैनिक सियाचिन में भी रहते हैं लेकिन वेल कवर्ड रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल उस समय यही था, जिसको शायद कुछ लोगों को हो सकता है ना मैं क्लियर कर पाया हूं या उनकी समझ में ना आया हो, कि स्वतः टेम्परेचर बढ़ने या घटने से किसी की डेथ नहीं होती है, उससे उत्पन्न होने वाली चीजें से। अगर सियाचिन में रह के आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो एक्सपोजर हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, लंग्स में आपके पानी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं, सियाचिन छोड़िए। ठंड से क्या किसी की डेथ होती है? अगर वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच आ गया तो हो सकती है, पहाड़ टूट के गिर पड़ा। तो केवल ठंड से नहीं होती, केवल गर्मी से नहीं होती, केवल बरसात से भी नहीं होती। वर्षा ऋतु में अगर जीवाणु फैले हैं, आपने इन्फेक्टेड पानी पी लिया है, सब्जी खा ली, या वहां पर मक्खियां किसी चीज पे हैं और वो आपने खा लिया, आपको कोई रोग हो गया, उसका निदान समय से नहीं हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वर्षा से नहीं होगी। मेरा तो जब अनिल जी आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो जानेंगे कि कैसे जो आईएएस आजकल काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात सामने आती हैं और क्या क्या आगे होना चाहिए, जानेंगे जरूर राय। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निशुल्क मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस योजना भी अखिलेश जी की सोच का परिणाम है। इस योजना में प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कोई चिकित्सा सेवा से वंचित नहीं होगा। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, कॉलर तो बंदा होगा ही। उनका फेवरेट शर्ट है, ज्यादा घिस नहीं ना सकते, हटवट गया तो। मेरे बिट्टू नु पसीना बड़ा आंदा है, फुटबॉलर है ना। बिट्टू किन्ने गोल मारे बिट्टू? ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए। तो क्या करूं? लाइए घड़ी डिटर्जेंट केक, जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पर अब आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल काम का जिस तरह से राजनीति हावी है, ऐसे में काम करना कितना मुश्किल है? देखिए, मैं जो समझता हूं वो ये कि आजकल आम जनता की जागरूकता बहुत बढ़ गई है। उसका कारण संचार साधनों का विकास है, सोशल मीडिया है। मोबाइल फोन ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन
सोसाइटी में मोबाइल फोन लाया है और स्मार्टफोन ने और उसको आगे बढ़ाया। एक समय था जब हम लोगों ने सेवा शुरू की थी, जिलाधिकारी से भेंट करना एक कठिन कार्य था। जिलाधिकारी छोड़िए, अपर जिलाधिकारी या एसडीएम को भी उसके ऑफिस में पकड़ना, एक गांव से आदमी चला आ रहा है, जरूरी नहीं कि उस समय जिलाधिकारी अपने मुख्यालय पे हो या परगनाधिकारी वहां पर हो। आज टेलीफोन का उपयोग उतना नहीं है लैंडलाइन का जितना मोबाइल का है। आज लोगों को पता लग जाता है कि जिलाधिकारी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कैसे मिला जा सकता है, अपनी समस्या का निदान कैसे कराया जा सकता है। इसी प्रकार राजनीतिक दल जो हमारे नेतागण हैं, उनको मालूम है कि हमारे अधिकारी कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो चैलेंजेस उनके लिए सेवा में ये बढ़े हैं कि पब्लिक की अपेक्षाएं, आकांक्षा और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ उनको भी अच्छा कार्य करके डिलीवर करना है। एक बहुत पुरानी मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, मैंने किसी किताब में पढ़ा। 1901 से 1914 तक एक विंडम साहब थे मिर्जापुर में, 15-16 साल रहे। जब उनका स्थानांतरण आदेश आता था तो हाथी पे बैठ के निकल जाते थे। उनको स्थानांतरण आदेश गवर्नमेंट उनको दे नहीं पाई, उनको हस्तगत नहीं कर पाई स्थानांतरण आदेश। मिर्जापुर जो आज सोनभद्र भी अलग जिला बना है, बहुत बड़ा जिला था, लेकिन आज हमें मालूम है पूरे जिले की समस्त तहसीलों का भ्रमण करके जिलाधिकारी एक दिन में सुबह घर से निकले, शाम तक लौट सकते हैं। जिले छोटे हो गए हैं, तहसीलें बन गई हैं, अधिकारी ज्यादा हैं, उनकी समस्याएं जो पब्लिक की हैं वो जानते हैं हमारा हक क्या है, हमारी समस्याओं का निदान कौन करेगा, समय से क्यों होगा। लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई। राजनीतिक आकांक्षाएं ये हैं कि वोट मिले, इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि हम पैरवी करें लोगों की, और इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि उन लोगों की पैरवी, उनके हक की लड़ाई की पैरवी करने के लिए कोई ना कोई दल का नेता या कोई भी सामने आता है, चाहे वो स्थानीय नेता हो, विकास खंड के स्तर का हो, तहसील के स्तर का हो। वो उनको लेके आता है, वो कहता है कि साहब इनका ये काम है, इनकी साहब ये कठिनाई है, आप इसको करिए। तो प्रशासन को संवेदना रखते हुए एक रिएक्ट करना पड़ता है, ऐसा रिस्पांस देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको दबा के रख ले और लंबे समय तक उसकी उपेक्षा कर ले। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कोर्ट ने भी कहा था कि एक आईएएस अधिकारियों का कम से कम 3 साल का टर्म होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं लगातार एक साल में 16 ट्रांसफर हो जाते हैं। आप भी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रहे, आपने सारी बनाई, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते आप वहां से शिफ्ट कर दिए गए। तो क्या लगता है कि इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो स्थानांतरण करता है उसका अधिकार है, वो अधिकार निहित जिस स्तर में है वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। उस पे प्रश्न चिन्ह लगाने का मेरा स्तर नहीं है कि मैं उस स्तर को प्रश्न चिन्ह लगाऊं कि वो क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि 1 साल में 16 ट्रांसफर भी होते हैं, लेकिन हाँ मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि 3 साल का स्थायी एसपी सिंह, सूर्य प्रताप सिंह से हमारी बात होती है। अच्छा, वो उनके 1 साल में 17 ट्रांसफर। अच्छा उनके हुए होंगे, मेरे संज्ञान में उनके ट्रांसफर इतने नहीं है, लेकिन सामान्यता में इस बात से सहमत हूं कि 3 साल का पीरियड शायद नहीं मिल पाता है जो पहले मिलता था, और इसीलिए योजना सफल नहीं हो पाती। हाँ, उसमें क्या होता है कि योजनाओं में जो निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो प्रभावित होती है। आप जरूरी नहीं कि जो आपका सक्सेसर हो वो उस योजना को उसी प्रकार से गति प्रदान करे। एक बहुत स्वाभाविक है प्रदीप जी कि एक आदमी जब जिसको उत्तराधिकारी के रूप में जाएगा वो पहले उसको समझेगा, ठीक है, वो समझेगा, फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जिस योजना को आगे बढ़ाने में समय मान लीजिए 3 साल लगना चाहिए, अगर बीच में निरंतरता नहीं रहेगी तो बड़ा स्वाभाविक है उसकी समय सीमा बढ़ जाएगी, लागत भी बढ़ जाएगी, समय सीमा बढ़ जाएगी। और ऐसे भी अधिकारी आ जाते हैं कि जो उपेक्षा करते हैं, जो उसको पर्याप्त गति उतनी नहीं देते,
सक्सेस नहीं हो पाते, तो योजना प्रभावित होती हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। एक और महत्वपूर्ण चीज था कि आज के लिए देखा कि सीनियरिटी का बहुत ही कहीं पे महत्व नहीं रह गया। एक जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जिले हुआ करते थे, कानपुर है, इलाहाबाद है, उसमें एक बहुत सीनियर आईएएस को भेजा जाता था, लेकिन अब तो प्रोमोटिव पीसीएस को भी भेज दिया जाता है। क्या लगता है कि और बहुत सीनियर आईएएस किनारे बैठे रहते हैं? मैं ये समझता हूँ, देखिए अब ये निर्णय जिस स्तर से होते हैं उस पर टिप्पणी करने का, जब तक मैं सेवा में हूँ मैं नहीं समझता हूँ मुझे टिप्पणी करनी। नहीं, बीइंग ए आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो जो पीसीएस के अधिकारी हैं किसी भी रूप से वो क्षमता में या विद्वता में कम नहीं है। उनकी क्षमता को कम नहीं कर रहे सर, लेकिन जो जहां पर जिसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, जैसे जो ये नियम था कि बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में सीनियर आईएएस ही जाएंगे, इसके लिए अगर इस नियम का पालन नहीं होता है तो मैं अपनी तरफ ही उंगली उठाऊंगा कि हम ही लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप सोशल मीडिया से भी काफी प्रभावित रहे, आपने बहुत शानदार चीज लिखी है कि इतना जोर से बोल कि तबस्सुम भी ना हुए। क्या है सर वो? देखिए, आपके 1000 फ्रेंड फॉलोअर भी हैं। जी हाँ, देखिए मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ कि निजी रूप से जो ख्यालात आते हैं और जो मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ अपने फॉलोअर्स के साथ और लोगों के साथ, उसको एक चैनलाइज करता हूँ, उसमें लिखता हूँ। और मैं ऐसी चीज कभी नहीं लिखता जो विवादास्पद हो, लेकिन मन में भावनाएं आती हैं। कभी कभी आदमी पोइट्री आएगी, शायरी आएगी, कभी किसी, ये क्या है पूरा सर? देखिए प्रश्न ये है कि आदमी अगर सत्य बोलेगा, सत्य को सामने रखेगा, हो सकता है तात्कालिक रूप से आपको लाभ ना हो, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है लॉन्ग टर्म में आपको उसका लाभ होता है। झूठ बोलने वाले को हमेशा याद रखना पड़ता है उसने वहां क्या कहा था, बहुत ही माइंड में कैलकुलेट। और सत्य बोलने वाले को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां जाएगा वो वही कहेगा। तो जो सत्य का तबस्सुम है उसको हमेशा प्रकाशमान रखो। अब ट्रांसफर का कोई समय नहीं रह गया, किसी भी कारण से कोई हटता है तो जब आते हैं तो परिवार में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके दोस्त बदल जाते हैं, उनके सहयोगी बदलते हैं, स्कूल बदल जाता है, मकान देर सवेर मिल जाता है। एक वो भी समस्या है आईएएस एसोसिएशन के सामने कि मकान की समस्या ना रहे अधिकारी को आने पे, लेकिन बच्चे प्रभावित होते हैं कि अगर उनको स्कूल ना हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि एक और जहाँ कोर्ट कह रही कि बार बार कि सरकारी स्कूल में भी आईएएस के बच्चे पढ़े, जिसे सरकारी स्कूल की वो आगे बढ़े, ऐसे में एक अलग से इलीट वर्ग बन जाए? मैं नहीं समझता वो एलीट होगा, क्योंकि वो भी अर्ध सरकारी संस्थाई के रूप में होगा। मुझे बहुत व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि उसमें भी एक निर्धारित परसेंटेज है कि किसी का बच्चा भी जा सकता है, अधिकारी 40%। और इसकी जो संरचना है ऐसी बनाई है कि ना तो पूर्ण रूप से सरकारी है, ना पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में है। तो बात मैं फिर वही लाता हूं कि उन बच्चों का भविष्य एक तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सरकारी स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं राजकीय इंटर कॉलेज में 4 साल पढ़ा हूं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और राजकीय इंटर कॉलेज में जो शिक्षक थे, जो स्तर था, वो मैं समझता हूं बहुत अच्छा था। उस स्तर को हमें बनाए रखना होगा, अच्छा करना होगा। हम केवल इसलिए ये सोच के कि राजकीय स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, यद्यपि उसका स्तर कितना ही खराब हो गया हो, ये बच्चे के प्रति अन्याय होगा। हमें करना चाहिए कि उन राजकीय जो हमारे स्कूल हैं उनका स्तर हम ऊपर उठाएं। आप सब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन भी हैं, तो डिजिटाइजेशन काफी तेजी से यहाँ पर चल रहा है, क्या क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, उसमें 2 कारण से हमने डिजिटाइजेशन किया। उपलब्धियां हमने ये की हैं, जो हमारा पूरा खतौनी है, कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ लैंड, आपके जमीन का जो मालिकाना हक है, जो रिकॉर्ड होता है, वो डिजिटाइज्ड हो जाए, इंटरनेट पे अवेलेबल हो। आप अपने घर बैठे आप अपने खेत में अपना नाम देख सकें, ये मेरा खेत है, ठीक है। एक ये है। दूसरा डिजिटाइजेशन का पार्ट ये है कि जो विवाद चल रहे हैं हमारी कोर्ट्स में, नायब तहसीलदार से लेके अध्यक्ष राजस्व परिषद तक, उनके जो कोर्ट की जो सारी प्रक्रिया है
वो डिजिटाइज हो जाए, इंटरनेट पे अवेलेबल हो। आज जो जजमेंट हुआ वो 1-2 दिन बाद मिल जाए लोगों को और उसका वो प्रिंट आउट ले सकें। अगर कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हुआ, जिसको कहते हैं कि एक इंटरिम ऑर्डर हुआ, वो भी इंटरनेट पे आ जाए। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको हमने अभी प्रारंभ किया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वो ये हुआ है कि हमारे अभिलेखागारों में कलेक्ट्रेट और राजस्व परिषद ऐसे बहुमूल्य रिकॉर्ड रखे हैं, नक्शे रखे हैं, जिनकी लाइफ मैं समझ सकता हूं अगले 20 से 80-100 साल से ज्यादा नहीं है। उन रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो जाए, उन नक्शों का रियल टाइम से मतलब ये, जैसे ही तहसील में उसका नामांतरण होगा आप रियल टाइम देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच और लाइव क्रिकेट मैच में जो अंतर है, तो ये 5 जिलों में, जिसमें बाराबंकी भी आपके बगल में शामिल है, वो आज शायद किसी समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा भी है उसके बारे में, वो रियल टाइम कर दिया। हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे 75 जिलों में खतौनी को रियल टाइम कर दें। जैसे ही कोई परिवर्तन होगा व्यक्ति को पता लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा और उससे फ्रॉड भी नहीं कर। एक आखिरी सवाल है सर कि आप बीइंग ए आईएएस एसोसिएशन, आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब एक और जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है और राजनीतिक आकांक्षाओं के पर भी खरा, राजनीतिक जो हमारे नेता लोग हैं उन पर, उनकी आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना, कैसे काम करें? मेरा संदेश यही है कि आपने आईएएस इसलिए नहीं ज्वाइन किया था। एक व्यक्ति जब आईएएस ज्वाइन करता है, आपने धन के लिए नहीं किया था, आपने पद के लिए नहीं किया था, क्योंकि बहुत और विकल्प आपके पास थे और आज भी हैं। आपकी सैलरी, जैसा आपने स्वयं कहा, उतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ तो बहुत कम होती है, जितनी और अन्य एवेन्यूज पे आप विदेश चले जाए हो सकता है और ज्यादा कमाए। तो आपका मूल उद्देश्य इस सेवा में आने का ये था कि लोगों का विश्वास अर्जित करें और लोगों का विश्वास अर्जित करके संतुष्टि लें और अपने काम करने की एक स्वतंत्रता हमको रहे अपने क्षेत्र में, जिसमें हम एक बदलाव कर सकें। और आईएएस को ये मान के कि ये एक ऐसी सेवा है जिसमें हमें अलग अलग विभागों में विभिन्न अनुभव होते हैं और हमें काम करने की एक अपनी क्षमता या प्रतिभा का हम खुला उसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सोच के हमने आईएएस ज्वाइन किया था कि आईएएस तब तक अपनी वैल्यू रखेगा, एक महत्व रखेगा, प्रासंगिकता रखेगा, जब तक आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। और जनता का विश्वास आज इस सर्वोच्च पद पर बैठ कर मैं कहता हूं आज भी आईएएस में है। 5-6% हो सकते हैं गलत लोग, हर जैसे सब जगह हैं आ जाते हैं, सामान्य जनता का विश्वास आज भी है। मेरे पास भी लोग आते हैं, मेरे अधीनस्थ अधिकारियों के पास भी आते हैं, हमें फीडबैक भी मिलता है और लोगों से मिलता है। उस विश्वास को मेरा संदेश ये है, बनाए रखना हमारा धर्म है और अल्तोगत्वा उसका मानक यही है कि जनता आपको आपके बारे में क्या बात करती है। मैं एक बात कहता आया हूं और भी जगह, आप रेलवे में कभी डिब्बे में बैठिए और बताइए मत आप कौन है, और आप पब्लिक के उद्गार सुनिए आईएएस के बारे में क्या है। अगर वो खराब बोल रही है तो वो जनता के उद्गार है। अगर वो कहते हैं नहीं भाई इंजीनियर से ज्यादा ही अच्छे हैं, पुलिस अफसर से ज्यादा ही अच्छे हैं, तो वो भी एक उद्गार है। तो वो असल में वही मानक है। जब आप उन्हें पता लग जाता आप आईएएस हैं, तो हो सकता है आपके सामने ना बोले। तो आज की डेट में भी अन्य सेवाओं से अभी भी लोगों में विश्वास आईएएस के प्रति है और इसको बनाए रखना हमारा एक कर्तव्य है। थैंक यू। तो ये थे अनिल कुमार गुप्ता जी, जो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन भी हैं। सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस हैं। उनका मानना है कि एक आईएएस को अपनी वैल्यू के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो उसकी निधि है, जो उसकी पूंजी है, वो उसकी वैल्यू ही है। इसलिए जो जिस ध्येय से वो आईएएस का परीक्षा उन्होंने चुनी थी, आईएएस के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, उसको बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ ऐसे ही एक और शख्स के साथ। थैंक यू।